वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगाहैक। तो आज की जो हम लोग लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं वो पूरी हाइड्रोस्टैटिक लॉ होगी और इसकी डेफिनेशन के साथ साथ आज हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ की जो रूल्स दिए गए हैं या जो हमें रूल्स मिला है पढ़ने को उसकी डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे और इसकी डेरिवेशन में जो जो अजम्पशंस है इन सब चीजों को आज हम लोग डील करने वाले हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक छोटी सी रिकैप लेते हैं, फिर उसके बाद इस लॉ को हम लोग स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमारी बेसिकली जो स्टडी हुई थी वो पूरी प्रेशर के ऊपर ही बेस्ड थी। प्रेशर क्या थी कि प्रेशर के हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े थे, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज क्या थे, उसके टाइप्स और उसके नेचर्स को हम लोगों ने देखा था। और उसके टाइप्स को हम लोग डेफिनेशन के साथ साथ ग्राफिकल मेथड से भी समझा था कि वो किस हिसाब से कौन सी प्रेशर के टाइप्स को या कौन सी नेचर को डिफाइन कर रही है प्रेशर की। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डील किया था। आज हम लोग डील करने वाले क्या, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ में हम लोग आज भी जो पढ़ेंगे ना वो प्रेशर को ही पढ़ेंगे, लेकिन एक अलग मेथड से या अलग फॉर्म में या अलग कंडीशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ कब अप्लाई होगा, किस केस में हम लोग इस लॉ को अप्लाई करेंगे प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हम लोग लर्न करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशन पॉइंट पर आएंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दिया गया वो क्या है, द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये हमें याद रखना है, क्या ये बोला गया, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो प्रेशर हमें मिलेगा इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इफ द फ्लूइड एट रेस्ट। ये दो कंडीशन हमें याद रखना है कि स्टैटिक लॉ अप्लाई करने के लिए फ्लूइड का रेस्ट में होना जरूरी है। अगर वो डायनेमिक कंडीशन में है तो हम वहां पर हाइड्रोस्टैटिक लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, फ्लूइड को रेस्ट में होना जरूरी है, मतलब रेस्ट कंडीशन में होनी चाहिए, स्टैटिक कंडीशन में होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि वो जो प्रेशर हम लेंगे ना तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे, हॉरिजॉन्टल या किसी इंक्लाइंड एंगल पर हम लोग उस प्रेशर को नहीं कंसीडर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि प्रेशर हमेशा क्या होती है कि जिस भी पॉइंट पर एक्ट कर रही है उस पॉइंट के नॉर्मली जो भी फोर्स एक्ट हो रही है वही रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, प्रेशर के लिए। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग फोर्स भी लेंगे ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही लेंगे और फ्लूइड का रेस्ट में होना जरूरी है। तो वो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें स्पेसिफिक वेट मिलेगी। स्पेसिफिक वेट को हम लोग यहाँ से W से रिप्रेजेंट करते हैं और W या स्पेसिफिक वेट की जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ रो इंटू जी। रो क्या है, डेंसिटी, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ को ही अप्लाई करेंगे। लेकिन न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी बॉडी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं या जिस भी फ्लूइड पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है पहले हमें उसको डिफाइन करना जरूरी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस फोर्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन पार्ट पे आएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक फ्लूइड यहाँ पर लिया है जो स्टैटिक मोड में है। अब यहाँ पर इस फ्लूइड के मैंने एक सिंगल एलिमेंट को लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर समझने के लिए इसको एक इनलार्ज फॉर्म में इसकी फिगर ड्रा की है, जिसको मैंने यहाँ पर 3D में ड्रा किया है। और ये जो एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी एक्स जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, जेड हमारी वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और वाई जो है हमारी थर्ड वन एक्सिस जो होगी वो भी परपेंडिकुलर किसको होगी, एक्स एंड जेड एक्सिस पर, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये बोल सकते हैं कि एक्स, वाई एंड जेड आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। सिंगल शॉट में ये हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि मैंने जेड एक्सिस को वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड नहीं दिखा के डाउनवर्ड दिखाया। इसका भी एक रीजन है कि मैंने डाउनवर्ड क्यों दिखाया है, अभी ये समझ में आ जाएगी क्यों। और ये जो यहाँ पर सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्री स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है या फ्री सरफेस को बोल सकते हैं। तो फ्री सरफेस के बिलो हमने एक सिंगल एलिमेंट को कंसीडर किया है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस जेड कंसीडर किया है, इसको डाउनवर्ड दिखाया है। क्लियर हुई चीजें। अब यहाँ पर इस एलिमेंट को जब हम लोग डाउनवर्ड दिखा रहे हैं तो यहाँ पर 3 टाइप के फोर्स लेंगे। एक तो क्या होगा कि इस फ्लूइड के ऊपर जो भी फ्लूइड है उसकी वेट की वजह से या जितने डेप्थ पर वो फ्लूइड है उस डेप्थ की वजह से उसके ऊपर क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगी। दूसरी तरफ उस फ्लूइड के नीचे भी तो फ्लूइड है तो वो भी क्या करेगी, अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी, जिसको हम लोग बायंड फोर्स बोलते हैं। ये हम लोग अभी 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस बॉडी के या इस फ्लूइड एलिमेंट के जो लोअर पोजिशन में जो फ्लूइड है वो भी इसको अपवर्ड की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको P प्लस डी पे लिया है, मैंने यहाँ पर बाइंड फोर्स नहीं बोला क्योंकि अभी हम लोगों ने बाइंड फोर्स पढ़ा नहीं है। और तीसरी जो फोर्स अप्लाई होगी वो इस बॉडी के खुद के वेट की वजह से होगी। क्लियर हुई चीजें। तो यहाँ पर हमें 3 तरह का फोर्स मिला। एक तो इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर जो फ्लूइड है उसकी वजह से कितना इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है वो,
तो जिसको हमने क्या माना, पी डी ए। यहाँ पर पी क्या है कि फ्री सरफेस से एच डेप्थ पर जो फ्लूइड एलिमेंट है उस पे जो प्रेशर लग रही है हमने उसको क्या माना है, पी माना है, और प्रेशर को हम लोग उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट्री बॉडी कंसीडर किया है, इसलिए इसकी एरिया भी क्या होगी, हमने यहाँ पर एरिया भी एक बहुत छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करेंगे जिसका हमने यहाँ पर डी ए दिखाया है, एरिया ऑफ एलिमेंट्री बॉडी। और दूसरी तरफ जो इसकी बॉटम यानी इसको अपोजिट साइड में जो फेस है, ये वाली फेस है, तो इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये अपवर्ड सरफेस से ज्यादा लगे। क्यों? क्योंकि ये DH डेप्थ बिलो है। तो हम लोग जितना नीचे की तरफ किसी भी फ्लूइड में जितना नीचे की तरफ डिप मारेंगे या डाइव लेंगे, हमें प्रेशर हमारे बॉडी पर उतनी ज्यादा एक्ट होगी। तो इससे क्या समझ में आया कि इस वाले सरफेस पर अपर वाले सरफेस से ज्यादा प्रेशर लगी, डीएच डेप्थ हमने बिलो आया जिसकी वजह से प्रेशर भी कितना होगी, वो डीपी इंक्रीज हो जाएगी। और उसको हमने क्या किया, सेम एरिया से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल गया। और दूसरी ये तो पता ही है कि वेट जो होता है किसी बॉडी का ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर हमें इन तीनों फोर्स को लेकर के हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी अपनी कैलकुलेशन करने वाले हैं और न्यूटन्स लॉ की हेल्प लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई किया, लेकिन किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि डेफिनेशन में भी क्या बोला गया, वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स को हमें कंसीडर करना है कैलकुलेशन में। तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लिया। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, एक्चुअली हमारी क्या आदत होती है वाई एक्सिस को वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाने की और एक्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाने की, जिसकी वजह से मैंने भी इसको यहाँ पर वाई दिखा दिया। एक्चुअली में ये एफ जेड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको करेक्शन कर दे रहा हूँ, ये एफ जेड डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर लिया। क्लियर है? तो अब हमने वर्टिकल डायरेक्शन को जेड माना है, तो एफ जेड डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट हो रही है हमने उसको कंसीडर किया और उसको क्या करेंगे, सबको ऐड ऑन करेंगे। और ऐड ऑन करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो किसके मिलेगी, उस फ्लूइड एलिमेंट की जो मास है और एक्सेलरेशन, उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, उसको बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हमने फ्लूइड को क्या किया, स्टैटिक मोड कंसीडर किया, मतलब रेस्ट। तो इसका मतलब उस बॉडी के पास ना तो स्पीड होगी, जब स्पीड नहीं हो तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन हमें वैल्यू क्या दे देगी, जीरो वैल्यू दे देगी। तो अब हमारे पास बच गया क्या, सिर्फ इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उन सबको सम कर देंगे और उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसको मैंने एज अ पॉजिटिव ट्रीट किया है और जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसको मैंने एज अ नेगेटिव ट्रीट किया है। तुम चाहो तो पॉजिटिव ट्रीट कर सकते हो या मुझसे अपोजिट साइन ले सकते हो। कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो डेरिवेशन आएगी वो सेम ही आएगी। तो यहाँ पर हमने पहला प्रेशर क्या लिया, पीडीए, जो ये लग रहा है यहाँ पर अपवर्ड सरफेस पर। फिर इस फ्लूइड को जो भी उन्हें फ्लूइड एलिमेंट माना है उसका वेट कितना है, वो भी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को मैंने एज अ पॉजिटिव ट्रीट किया। और जो इसके बॉटम सरफेस जो फोर्स लग रहा है जिसको मैंने बाइंड फोर्स भी बताया था, वो हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने अभी दो फोर्स कंसिडर किया है उसको अपोजिट नेचर का ये है, तो हमने इसका साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, निगेटिव साइन में ले लिया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि किसी भी फ्लूइड या किसी भी बॉडी का अगर हमें वेट निकालना है डेंसिटी के फॉर्म में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो जी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर रो जी तो हमें पता है, जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी दी रही इक्वेशन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम रहता है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बॉडी का क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे। और क्रॉस सेक्शनल एरिया लेने के बाद हम क्या करेंगे कि उस बॉडी की अगर हाइट से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगी। अब जब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं ना, तो बैलेंस करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली रो जी इंटू डी एच इक्वल टू डी पी, या इसको फिर से हमने रीअरेंज किया तो हमें क्या मिल गया, dp बाई डी एच इक्वल टू प्लस रो जी। और रो जी किसके इक्वल है, स्पेसिफिक वेट के इक्वल है। तो अब यहाँ पर मैंने एक साइन यूज किया है क्या, प्लस। यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव का बहुत बड़ा पंगा होगा। तो अब इसको हम लोग डील कैसे करेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो हमें यहाँ पर याद क्या रखना है कि जब भी हम लोग फ्री स्ट्रीम लाइन से या फ्री सरफेस से हम लोग बिलो अगर प्रेशर को मेजर कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ अप्लाई करके, तो उस केस में हम लोग जो प्रेशर लेंगे विद पॉजिटिव साइन लेंगे। लेकिन जब भी हम लोग फ्री स्ट्रीम सरफेस से ऊपर प्रेशर को मेजर कर रहे हैं मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस केस में जो हमारी प्रेशर आएगी विद निगेटिव साइन आएगी। तो इसी को मैंने एक साथ यहाँ पर लिखा है कि अगर हम प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग जो साइन यूज करेंगे वो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो उस केस में जो हम लोग साइन यूज करेंगे वो निगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ अप्लाई करने के बाद, तो उस केस में हमें अगर एक्सिस प्लॉट करना हो तो जेड एक्सिस को हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रेशर क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं।
लेकिन जो आईएएस अंदर जो 2004 या 2005 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डेफिनेशन के बेस पर 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 2 ऑप्शन ये दिए गए थे। ये दोनों थे, एक प्लस साइन एक माइनस साइन। 2 ऑप्शन एज ए लैंग्वेज थे, जो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या है, कि वो हाइड्रोस्टैटिक लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बोला गया था कि इन चारों में से हमें फिल्टर करना है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ को फॉलो कौन सा कर रहा है, लेकिन वहां पर कोई डायरेक्शन नहीं गिवन था, ना ही अपवर्ड ना ही डाउनवर्ड। क्लियर है? तो उस केस में जब भी हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है, तो उस केस में हमें क्या मानना है कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को ट्रीट करना है। और अपवर्ड डायरेक्शन ट्रीट करेंगे मतलब क्या है कि वहां पर जो हमारी प्रेशर आएगी विद निगेटिव साइन होल्ड करेगी। क्लियर हुई चीजें? तो अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं उसको यहाँ पर नोट पॉइंट में को समराइज कर रहे हैं। इफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन देन वी कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो हमें मानना क्या है कि उस प्रेशर को जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मानेंगे, और उस केस में जो प्रेशर होगी हमारी वो निगेटिव साइन के साथ आएगी। या यहाँ पर ये बोल सकते हैं dp/dh इक्वल टू माइनस रो जी। ऑन ए स्टैटिक फ्लूइड द फोर्स एक्टिंग आर ओनली प्रेशर, अभी समझा रहे हैं क्यों, एंड ग्रेविटी फोर्स ऑन फ्लूइड एलिमेंट। मतलब ये समझो कि अगर हमारी कोई फ्लूइड है, अगर वो स्टैटिक मोड में या रेस्ट कंडीशन में है, तो उस फ्लूइड के ऊपर उस टाइम में 2 ही फोर्स एक्ट होगी। एक फोर्स कौन सी होगी? प्रेशर की वजह से, और दूसरी क्या होगी? ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि अभी हमने क्या किया, हाइड्रोस्टैटिक लॉ जब डेरिवेशन किया है तो वहां पर हम लोग 2 ही प्रेशर को लिए थे, एक हमारी प्रेशर फोर्स और दूसरी उस बॉडी की वेट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको कंसीडर किए थे। तो जो बॉडी वेट जो फोर्स होता है वो ग्रेविटी फोर्स को ही डिफाइन करता है। अभी तक हमने डेरिवेशन देखा और इसकी जो कीवर्ड्स थे इसको हमने देखा किसकी, हाइड्रोस्टैटिक लॉ की। लेकिन इसके अंदर 2 केस भी बनते हैं। अब वो 2 केस कौन सी है? फ्लूइड के नेचर के ऊपर है। अब फ्लूइड की नेचर क्या है कि या तो हमारे पास जो फ्लूइड होगी या तो कॉम्प्रेसिबल होगी और दूसरी क्या होगी, इनकॉम्प्रेसिबल होगी। तो कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड जनरली हम लोग देखते हैं क्या, को गैसेज होती है, और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड जो हमारे लिक्विड होती है, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये इनकॉम्प्रेसिबल होती है। तो पहला जो हमारा केस है वो इनकॉम्प्रेसिबल केस पर ही है। अब ये इनकॉम्प्रेसिबल है, तो कोई भी फ्लूइड अगर इनकॉम्प्रेसिबल होती है ना, तो उसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी एट एनी पॉइंट एट एनी पोजीशन। ये हमें बात याद रखनी है। फिर से हमने क्या किया कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक लॉ को अप्लाई किया। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग dp/dh हमें क्या मिल रही है, रो जी। अब किसी भी फ्लूइड की अगर हमें डेंसिटी हमने कांस्टेंट उसको कर दिया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, वो कांस्टेंट हो गई ना। तो dp/dh की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल गई, तो हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जो चेंज इन प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चेंज इन डेप्थ है। और कोई भी चीज जब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो क्या रिलेशन बताती है, वो लीनियर रिलेशन को बताती है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ अगर हमारी फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है तो प्रेशर और डेप्थ के बीच में जो रिलेशन आएगी वो कौन सी रिलेशन होगी, वो लीनियर रिलेशन होल्ड करेगी। लेकिन अगर कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होगी तो उस केस में जो नेचर होगी वो चेंज हो जाएगी प्रेशर की। अब ये क्या होगी इसको जरा देखते हैं। अब हमने क्या किया, सेकंड केस में कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को डील किया। जब हमारी फ्लूइड कॉम्प्रेसिबल होगी मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेरी करेगी पॉइंट टू पॉइंट और पोजीशन टू पोजीशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अभी मैंने क्या बताया कि कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड जनरली हमारे गैसेज होती है, तो हम यहाँ पर आइडियल गैस ट्रीट कर रहे हैं। और आइडियल गैस जब ट्रीट कर रहे हैं तो इसका मतलब पीवी इक्वल टू एमआरटी यहाँ पर होल्ड कर जाएगा। तो अब मैंने इसको यहाँ पर यूज इसलिए किया ताकि हमारी जो आगे हमारी जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होगी एक सेम फैक्टर में मिले, और हमें डेराइव को जो फॉर्मूला मिले वो एक एक्यूरेट या एग्जैक्ट हमें फॉर्मूला मिले। तो हमने यहाँ पर आइडियल फ्लूइड कंसीडर किया, और आइडियल फ्लूइड मतलब आइडियल गैस को, तो उस केस में हमने यहाँ पर आइडियल गैस लॉ यहाँ पर इक्वेशन ये यूज किया। अब पीवी इक्वल टू एमआरटी ये हम लोग तो क्लास 9th में या ऑलमोस्ट 11th में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, पीवी इक्वल टू एमआरटी आइडियल गैस लॉ है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से मास अपन में वॉल्यूम का रेशियो लेकर के हमने वैल्यू निकाल लिया किसका, प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में। और मास अपन में वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करती है, डेंसिटी को। तो डेंसिटी की वैल्यू हमें आइडियल गैस लॉ से हमें क्या मिल गया, P/RT, और इसको हमने क्या किया यहाँ पर पुट किया। तो हमें dp/dh की वैल्यू क्या मिल गई, Pg/RT मिल गई। फिर से हमने सेम फैक्टर वाले को एक साथ क्या किया, इसको अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद हमने क्या किया कि दोनों साइड इसको इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमारी क्या आ गई, ln या एक्सपोनेंशियल लॉग बोल सकते हैं, P एब्सोल्यूट अपन में P एटमॉस्फेयर इक्वल टू G अपन में RT इंटू H। G यहाँ पर कांस्टेंट था और R गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही है, और टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर
कांस्टेंट रेट की है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एच के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी टेम्परेचर यहाँ पर एज कांस्टेंट रेट किया। लेकिन यहाँ पर ये एब्सोल्यूट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे आया, क्योंकि हमने जब यहाँ पर देखो जो इंटीग्रेशन फैक्टर लिया, तो जीरो हाइट पर जो हमारी प्रेशर होल्ड कर रही थी वो कौन सी थी, या जीरो डेप्थ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थी। और जब हम लोग एच डेप्थ या एच हाइट नीचे की तरफ जा रहे हैं फ्री सरफेस से, तो उस केस में जो हमें वहां पर प्रेशर मिलेगी, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर कंसीडर में ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगी, एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें फैक्टर मिला एब्सोल्यूट और एटमॉस्फेरिक फॉर्म में मिला। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस लॉ को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन e टू द पावर gh अपॉन में RT। और ये e क्या है, ये एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो एब्सोल्यूट प्रेशर में और हाइट के केस में जो रिलेशन यहाँ पर होल्ड कर रही है वो कौन सा होल्ड कर रही है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन होल्ड कर रही है। तो हमें याद क्या रखनी है इन दोनों केस में कि अगर हमारे फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है तो प्रेशर और डेप्थ या हाइट के बीच में जो रिलेशन आएगी लीनियर आएगी। अगर हमारे फ्लूइड कॉम्प्रेसिबल है तो उस केस में प्रेशर और हाइट के बीच जो रिलेशन आएगी वो एक्सपोनेंशियल आएगी, या एक्सपोनेंशियल वेरी होगी या चेंज होगी। अभी जो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला जो P इक्वल टू ρg यूज किया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करने वाले हैं। अब इसकी डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या किया कि फिर से हमने एक स्टैटिक फ्लूइड लिया और स्टैटिक फ्लूइड के अंदर एक फ्लूइड एलिमेंट को एक h डेप्थ पर कंसीडर किया कि एक फ्लूइड एलिमेंट है जो h डेप्थ पर है और उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रही है, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक रिलेशन लाएंगे और रिलेशन लाने के लिए हमें डेरिवेशन करनी होगी। तो हमने क्या किया कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ को ही फिर से हमने यूज किया, dp/dh इक्वल टू ρg, और इसको हम लोग h डेप्थ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर ds को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका मतलब हमें जो प्रेशर मिलने वाला है फिर से हमें एब्सोल्यूट ही प्रेशर मिलने वाली है। तो हमें इंटीग्रेशन करने के बाद एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू ρgh मिल गई। अभी ये जो वैल्यू मिली ग्राफिकल फॉर्म में, लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर गेज प्रेशर को ऐड करना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन अगर हमें गेज प्रेशर अगर मेजर करना है तो हमने क्या लास्ट लेक्चर में जंक्शन लिया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या एटमॉस्फेयर को हमें एज अ रेफरेंस कंसीडर करना है। तो जब ये यहाँ पर 0 हो जाएगी तो उस केस में हमारी जो गेज प्रेशर की वैल्यू आएगी ρgh। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है जिसको भी मैंने डिस्कशन कर दिया था, फिर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एज वी मूव वर्टिकली डाउन इन द फ्लूइड द प्रेशर इंक्रीजेज एज अ प्लस ρgh। मतलब कि हम लोग फ्री सरफेस से जितना नीचे की तरफ जाएंगे हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा विद ρgh, विद प्लस साइन। लेकिन जब भी हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या होती है, वो डिक्रीज होने लगती है माइनस ρgh से। तो इसका अगर हमें रियल लाइफ एग्जांपल देखना है तो जो डाइवर होते हैं, जो लोग समंदर में या सी में जो डाइव लगाते हैं, या जो लोग रिसर्चर लोग होते हैं, वो लोग जब डाइव लगाते हैं तो वो लेके स्पेशल कॉस्ट्यूम पहन करके जाते हैं। वो कॉस्ट्यूम क्या करता है कि जितना डेप्थ में जाती है ना प्रेशर उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, तो उस प्रेशर को कंट्रोल करती है ताकि जो बॉडी है या जो बॉडी उस कॉस्ट्यूम को पहन रखा उस बॉडी के ऊपर बैलेंस मैनर में उसके ऊपर प्रेशर लगे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को कोई इफेक्ट ना आए। किसकी वजह से, फ्लूइड की प्रेशर की वजह से। तो ये तो थी क्या, हाइड्रोस्टैटिक लॉ की डेरिवेशन, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अंदर कुछ पैराडॉक्स भी है। पैराडॉक्स मतलब क्या है कि लोग कुछ समझ लेते हैं क्या और लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट कुछ और ही होता है। तो अब हम लोग इस पैराडॉक्स को समझते हैं। प्रेशर को जब हम लोग मेजर करेंगे ना, तो प्रेशर हमेशा क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी वेसल के अंदर या जिस भी एरिया में फ्लूइड रखी गई है या उसको स्टोर किया गया, उस बॉडी की शेप पर वो डिपेंड नहीं करती है, ओनली डिपेंड ऑन वर्टिकल हाइट। मतलब फ्री सरफेस से जिस भी पॉइंट पर हम प्रेशर मेजर करना चाहते हैं उसके बीच में नॉर्मल या वर्टिकल हाइट कितनी है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करती है और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। यही इसकी पैराडॉक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया, यहाँ पर देखो ये वर्टिकल ट्यूब ले लिया, यहाँ पर ये क्या है कि ये कर्व है, मतलब डिफरेंट मोड में लिया यहाँ पर ट्यूब, यहाँ पर इंक्लाइन ट्यूब लिया। लेकिन तीनों ही केस में हमने क्या किया है कि ये एक सेम लेवल पर प्रेशर को मेजर कर रहे हैं इस लाइन पर। इस ट्यूब के लिए मैंने पॉइंट ए कंसीडर किया, इसके लिए बी और इसके लिए सी। तो तीनों ही जगह पर क्या होगा, प्रेशर सेम एक्ट होगा या प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। वो क्यों, क्योंकि तीनों के बीच में क्या है कि फ्री सरफेस से जहां पर हम लोग प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसके बीच की जो हाइट क्या है वो
सेम है और तीनों में जब फ्लूइड लिया गया हमने सेम लिया, इसलिए फ्लूइड की डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम होगी। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर क्या किया कि वेसल लिया, जिसमें से यहाँ पर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और यहाँ पर इसकी जो बॉटम की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी ज्यादा है, लेकिन दोनों के बीच में हाइट भी क्या है, यहाँ पर सेम है। इसलिए फिर से हम लोग जब इस लाइन पर हम लोग प्रेशर को मेजर करेंगे तो दोनों ही केस में प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, सेम होगी। तब इसको जरा लैंग्वेज में क्या मेंशन किया है इसको देखते हैं। प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल हाइट। प्रेशर किसके बेस पर मेजर किया जाता है, हमेशा वर्टिकल हाइट के बेस पर ही मेजर किया जाता है। ये नहीं कि हाँ उस बॉडी की शेप क्या है, डायमेंशन क्या है, इसके ऊपर कोई इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्लाइंड हाइट, जैसे यहाँ पर ये इंक्लाइंड हाइट दिखाया गया है। क्लियर हुई चीजें। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और साइज। प्रेशर हमेशा जिस भी वेसल में तुम डालेगा उसकी शेप और साइज पर वो डिपेंड नहीं करता, उससे वो इंडिपेंडेंट होता है। ऑफ द कंटेनर और ट्यूब ओनली डिपेंड ऑन वर्टिकल लेवल ऑफ फ्लूइड इन अ ट्यूब और कंटेनर। मतलब ये है कि वर्टिकल हाइट पर ही ये डिपेंड करती है हमेशा। बॉडी का शेप कुछ भी हो उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि सेम हाइट पर प्रेशर तो हमारी सेम होगी, लेकिन यहाँ पर वेट डिपेंड करेगी कि बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है या बॉडी की डायमेंशन क्या है। अब जैसे अभी हमने यहाँ पर डील क्या किया था कि कोई भी कंटेनर लेंगे या कोई भी वेसल लेंगे, अगर सेम हाइट पर मेजर कर रहे हैं या सेम लेवल पर हम लोग मेजर कर रहे हैं प्रेशर को, तो प्रेशर क्या होगी, यहाँ पर सेम होगी। तो तीनों ही केस में प्रेशर क्या है, यहाँ पर सेम है। अगर यहाँ पर तीनों की अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमने क्या किया, यहाँ पर सेम लिया, अगर तीनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम नहीं लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर फोर्स भी सेम नहीं होगा। अगर हमें फोर्स को भी बराबर करनी है तो तीनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या करनी पड़ेगी, सेम लेनी पड़ेगी। तो इस केस में इस बॉडी की प्रेशर तो तीनों ही केस में सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पर फोर्स भी सेम आ रही है, लेकिन वेट सेम नहीं होगी। वेट बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती है कि किसी भी वेसल या कंटेनर के अंदर कितनी क्वांटिटी स्टोर्ड है, वो इसको रिप्रेजेंट करती है। और वेट हमेशा उसकी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखो, इस वाले वेसल के अंदर या कंटेनर के अंदर अमाउंट ऑफ जो क्वांटिटी है या जो वॉल्यूम है इसकी कम होगी, और इसकी जो होगी ये पहले वाले से ज्यादा होगी, और थर्ड वन की होगी ये सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब जो वेट होगा ना वो थर्ड के अंदर सबसे ज्यादा वेट होगी, सेकंड वाले के अंदर थर्ड से कम होगी, और फर्स्ट वाले के अंदर सबसे कम होगी। तो वेट क्या होता है कि वो बॉडी की शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है। ये हमें बात समझानी थी। हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो उसमें हम लोग के साथ कुछ मजाक बना दिया। मजाक इन द सेंस की दो अलग अलग तरीके के या तीन अलग अलग तरीके के फ्लूइड रख दिए जाते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि और ज्यादा लेंदी या कैलकुलेटिव हो जाती है, या कंफ्यूज भी कभी हो जाते हैं कि हम लोग कैसे इसकी कंसिडर करेंगे कि प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या जो हमारी हाइट है वो हाइट किस तरीके से लेंगे। जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो हमेशा बॉटम पोजीशन को एक्वायर करेगी या बॉटम पोजीशन पर होल्ड होगी, और उसके जस्ट ऊपर वो वाली फ्लूइड होगी जो इससे जस्ट कम उसकी डेंसिटी होगी, जिसको यहाँ पर मैंने रो 2 से दिखा रखा है। और सबसे ऊपर कौन सी होगी, जो सबसे कम डेंस फ्लूइड होगी, या ये बोल सकते हैं जिस फ्लूइड की डेंसिटी सबसे कम होगी वो हमेशा सबसे टॉप पोजीशन पर होगी, और जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो हमेशा बॉटम पोजीशन पर होगी। और बीच में कौन होगी, जो इन दोनों के बीच में आएगी। और तीन फ्लूइड का केस दिया गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बॉटम फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, फिर मिड वाले का सबसे कम किसका है, टॉप वाले का, टॉप वाले जिसको मैंने रो 1 से दिखा रखा है। तो जब हमें ओवरऑल प्रेशर यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कहाँ पर, इस बॉटम पोजीशन पर, तो उस केस में हमें तीनों फ्लूइड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब वो इन्वॉल्व करने के लिए हमें क्या, हाइट कौन सा फैक्टर लेंगे, तो हाइट हमें वो लेंगे कि इस फ्लूइड की कितने हाइट या कितने लेवल तक अमाउंट इस वेसल या इस कंटेनर में डाला गया है। तो हमने क्या माना कि जो फ्लूइड 1 है वो H हाइट तक फिल किया गया, H1 हाइट तक। जो फ्लूइड 2 है वो H2 हाइट तक फिल किया गया है, और जो फ्लूइड 3 है वो H3 हाइट तक फिल किया गया। तो इन तीनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे विद रो जी एच के साथ, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो टोटल प्रेशर मिल जाएगी एट द बॉटम पोजीशन। क्लियर हो चीजें। तो वही मैंने यहाँ पर किया, रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2 प्लस रो 3 GH3। यहाँ से G तीनों में कॉमन है तो मैंने कॉमन लिया रो 1 H1 प्लस रो 2 H2 प्लस रो 3 H3। तो ये तो थी हमारी हाइड्रोस्टैटिक लॉ। लेकिन आगे जो लेक्चर में देखने वाले हैं पास्कल्स लॉ